हाल ही में रामलीला मैदान में तेजस्वी यादव ने गाना गाया था मोदी जी के ऊपर कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इसको भाजपा किस नज़रिए से देखती है? इस पर आप भाजपा क्या कहती है, आप ये बताइए। तेजस्वी यादव पहले खिलाड़ी हुआ करते थे, खेल खेला करते थे, फिर वहाँ से निकल के पॉलिटिक्स में आए, अब आजकल गाना गा रहे हैं। ठीक है, अपनी बात रखने का एक माध्यम है, लेकिन बिहार की जनता जो है वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ है, वो इस बात से इत्तेफाक रखती है कि इस देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ वे लोग हैं, वे अलायंस हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हैं, अपने परिवार के राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो लोकसभा चुनाव अभी बहुत ही करीब आ गया है और सारे दल अपनी अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार प्रदेश के भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल। तो हम उनसे पूछते हैं, अब की बार 40 के पार बिहार में कहा जा रहा है कि 40 की 40 सीट बिहार में भाजपा अपने नाम करेगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कितनी जीत की आश्वस्त है? बिल्कुल, अपने कार्यों पे हम लोग को विश्वास है। 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं, जो पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित, शोषित, वंचित, गरीबों के लिए जो काम किए गए हैं, वो आज़ादी के बाद से एक ऐसी सरकार है जिसने 10 साल में जो कार्य किया है वो ऐतिहासिक कार्य है। ऐसे कार्यों को सुनहरे अक्षरों में भविष्य में लिखा जाएगा। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर से राम मंदिर जैसे जटिल विषय, जिससे इस देश के विकास में बाधा पैदा होती थी, जिससे इस देश के आपसी सौहार्द में बाधा पैदा होती थी, वैसे विषय को भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके सूझबूझ में, शांति और सौहार्द के माहौल में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का कराया गया। इस देश के अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि जो समस्याएं थीं आर्टिकल 370 को लेकर के, जो पूरा देश प्रभावित होता था कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर के, उसको समाप्त करने का काम इसी कार्यकाल में हुआ। और कार्यकाल में जब समाप्त हुआ आर्टिकल 370, तो जो पिछड़े वंचित लोग थे, जहां आरक्षण नहीं पहुंचता था, वहां पर भी आरक्षण पहुंचने का काम किया गया। इस देश के अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि सालों से चले आ रहे जो पाप थे इस धरती पर, इस देश के अंदर, ट्रिपल तलाक जैसे, जिसे मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों पे अत्याचार था, जिनका जीवन जो है नरकमय बन गया था, उसको भी समाप्त करने का काम अगर कहीं हुआ है तो इसी कार्यकाल में हुआ है। इस कार्यकाल में हर साल में एक नए एम्स का निर्माण किया गया है, हर साल में एक नए IIT का निर्माण किया गया है। इसी कार्यकाल में हर 2 महीने पे जो है विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। हर सप्ताह जो है कॉलेज खोलने का काम किया गया है देश के अलग अलग कोने में। सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, रेलवेज हों, एयरपोर्ट का निर्माण हो, तो ये सारे काम किए गए हैं। साथ ही लेकिन विपक्ष दल तो कह रही है कि रोजगार तो वो दे रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? केंद्र में हमारी सरकार है और केंद्र में सरकार ने जिस प्रकार से रोजगार की परिभाषा को समझाया है, रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। रोजगार का मतलब होता है कि एक किसी व्यक्ति को सशक्त करना ताकि वो 100 लोगों को रोजगार पैदा कर सके, 100 लोगों का रोजगार दे सके। तो इस प्रकार से जो योजना आई, इंडिया स्किल योजना आया, स्वरोजगार योजना आया, अलग अलग जो है विश्वकर्मा योजना आया, उसके माध्यम से जो हमारे क्रिएटिव लोग थे, जो आइडियाज़ वाले हमारे युवा थे, उनको लोन के माध्यम से सशक्त किया गया और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो है कंपनी बना करके, बिजनेस कर करके दूसरे लोगों को रोज़गार देने का काम किया। तो एक तरफ हम सरकारी नौकरी तो सीमित होती है, उसकी एक लिमिटेशन है, ये हमें समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने जो है स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को खड़ा करने का भी काम किया है। तो रोज़गार की भी कमी नहीं रही है देश के अंदर, जबकि कोरोना काल जैसा विषय भी इसी मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में आया, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी दुनिया के देशों में देखने को मिला। उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो भारत ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और अपने आप को स्टैंड किया, पॉजिटिवली स्टैंड किया। आज हम विश्व भर में 5वें नंबर की जो है अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो जो भारत के जो लोग हैं, जो गरीब थे, उनको अनाज दिया गया, उनको लाभार्थी योजना के तहत उनको हर महीने अनाज दिया गया। किसान को किसान सम्मान निधि योजना दी गई। जो लोग गरीब थे, इलाज नहीं कर सकते थे, उनको 5 लाख तक का जो है योजना दिया गया ताकि वो इलाज कर सके। तो हर क्षेत्र में
नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काम किया गया है और सभी समाज को लेकर के, शोषित वंचित समाज को खासकर मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। और मोदी की जो गारंटी है कि हम करप्शन नहीं करने देंगे, चाहे आप कितने बड़े भी नेता हो, आप मुख्यमंत्री क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि देश के पैसे को आप लूटने का काम करेंगे। आज देश के अंदर 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं। आज अरविंद केजरीवाल को जो है कोर्ट ने जो है जमानत नहीं दी है, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दी है। तो इस देश का कानून व्यवस्था बहुत सशक्त है। आप कितने भी बड़े नेता होंगे, आप जेल के अंदर होंगे अगर मोदी के कार्यकाल में करप्शन करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को इस देश की जनता जानती है कि अगर फिर से इस देश के सुचारू रूप से कार्य को आगे बढ़ाया जाए जो 10 साल में चल रहा था, तो फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बिहार के अंदर एनडीए 40 की 40 सीट जीतने जा रही है और ये 40 सीट मिलकर के देश में 400 के आंकड़े को पार करेंगे। हाल ही में रामलीला मैदान में तेजस्वी यादव ने गाना गाया था मोदी जी के ऊपर कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इसको भाजपा किस नज़रिए से देखती है? इस पर आप भाजपा क्या कहती है, आप ये बताइए। तेजस्वी यादव पहले खिलाड़ी हुआ करते थे, खेल खेला करते थे, फिर वहाँ से निकल के पॉलिटिक्स में आए, अब आजकल गाना गा रहे हैं। ठीक है, अपनी बात रखने का एक माध्यम है, लेकिन बिहार की जनता जो है वो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ है। वो इस बात से इत्तेफाक रखती है कि इस देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ वे लोग हैं, वे अलायंस हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हैं, अपने परिवार के राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए लगे हैं। जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे अपने परिवार की बेटियों को टिकट दिया जाए, कैसे अपने परिवार को स्थापित किया जाए। दूसरी तरफ वे दल हैं जो अपने दल के राजनीतिक वजूद को बचाने में लगे हैं। कहीं कोई किसी प्रकार का इनके बीच में ना कोई समन्वय है, ना किसी प्रकार का कोई संवाद है। ये लोग सिर्फ परिवार और अपने राजनीतिक वजूद को बचाने में लगे हैं। दूसरी तरफ वे दल है, वे पार्टी हैं जो देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। तो जनता को मालूम है कि देश को आगे ले जाने वाली पार्टी को ही हमें वोट करना है। इस बार का आपका नया मुद्दा क्या है? आप इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस पे आप क्या क्या डेवलपमेंट में और क्या क्या आप कर सकते हैं? देखिए, इस बार के देश का जो मुद्दा है वो जनता ने तय किया है, हमने तय नहीं किया। जनता ने तय कर दिया है कि इस बार के चुनाव का मुद्दा होगा मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, यही मोदी की गारंटी है। तो जो कार्य 10 सालों में किया है, उसी कार्य को आने वाले समय में कैसे और रफ्तार से चलाया जाए और उसमें रफ्तार दिया जाए, तो आने वाला जो 5 साल होगा वही कार्य किए जाएंगे। जैसे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, गरीब शोषित वंचित को और कैसे उनके जीवन में नयापन लाया जाए। इन 10 सालों में आप देखिए कि आप कल्पना कर सकते थे कि आज़ादी के बाद से शौचालय भी इस देश के अंदर नहीं था गरीबों के पास। तो शौचालय देने का काम हुआ, आवास देने का काम हुआ, गांव-गांव तक, कोने कोने तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ। हमारी माताओं को, बहनों को लकड़ी के चूल्हे से निजात दिलाया गया, उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराया गया। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे हैं देश के अंदर, जो एक देश के अंदर एक कानून की बात करता है। अगर हमारी मुस्लिम बेटियां क्यों जो हैं उस कानून के तहत जो है अपने जीवन को ख़राब करें, तो इसलिए उनको भी अधिकार है कि उनको भी प्रॉपर्टी में राइट्स दिया जाए, उनको भी गोद लेने का अधिकार है। उनके साथ भी जो तलाक की व्यवस्था है, जैसे हमारे हिंदू परिवारों में तलाक की व्यवस्था है, वैसा ही व्यवस्था उनके साथ भी होना चाहिए, उनको भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो इसलिए भारत की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड का महत्व है और हम इस बात को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आगामी सरकार के कार्यकाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। और भी इस देश के अंदर बहुत से मुद्दे हैं, पॉपुलेशन के मुद्दे हैं, इन्वायरमेंट के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पर सरकार काम करेगी। पशुपति पारस, जिन्हें हम जानते हैं, पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद वो अलग अलग गुटों में मदद मांगने के लिए गए, तो फिर वापस वो बीजेपी में आ गए और मोदी का परिवार में वापस शामिल हो गए। तो वो खुद आए या फिर आपने उन लोगों को बुलाया है? देखिए, एनडीए सशक्त थी, एनडीए सशक्त है और एनडीए सशक्त रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था कि पशुपति पारस जी एनडीए के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। तो चाचा भतीजा एक बार फिर से वापस आएंगे? और उस बात को खुद स्पष्ट कर दिया पशुपति पारस जी ने कि वो एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री के विजन के साथ है, प्रधानमंत्री के विचार के साथ है। प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो विचार है कि इस देश के अंदर
करप्शन नहीं होगा, इस देश के अंदर परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति नहीं होगी, इस देश के अंदर तुष्टीकरण नहीं होगा, इस देश के अंदर अगर होगा तो संतुष्टिकरण होगा, इस देश के अंदर होगा तो विकासवाद की राजनीति होगी, इस देश के अंदर अगर होगा तो गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा। और उसी का उदाहरण है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया। उनके जो चेले थे जो कहते हैं कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने जब सत्ता में रहे, जब सरकार में रहे, तो कभी उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन एक पिछड़े समाज का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है तो एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री जिनका विचार और जिनका जीवन जो है एक उदाहरण है हम लोगों के लिए, उसको सम्मान देने का काम किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो आम लोग हैं, जो आम लोगों की जो परिभाषा है, उसको अगर गढ़ने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सवाल है कि ये जनता की सवाल है कि विपक्ष पार्टी जो है एक से एक सिपाही आगे कर रही है, तो जीत की उनकी भी आश्वस्ता है, तो बीजेपी का क्या है इस पे कि मतलब उनकी जीत की कितनी आश्वस्त है, क्योंकि वो लोग भी अलग अलग सिपाही आगे कर रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर जो है, जो हमारे अपोजिशन है आरजेडी के लोग, वो सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं। उसके बाद जितने अपराधी किस्म के लोग हैं, जितने माफिया किस्म के लोग हैं बिहार के अंदर, उनको जो है वो टिकट दे रहे हैं। तो ये 90 का दशक नहीं है लालू प्रसाद यादव जी। अब देश की जनता, बिहार की जनता एक सौहार्द माहौल में रहना चाहती है, शांति के माहौल में रहना चाहती है। तो आप कितने भी गुंडे को टिकट दे दो, कितने भी माफियाओं को टिकट दे दो, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। 2019 में भी आपका खाता नहीं खुला था और 2024 में भी बहुत बड़ा जीरो आपको आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट के आपके जमानत जब्त होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं जो है कोई मुकाबला करने वाला कोई राजनीतिक दल बिहार के अंदर नहीं है। हम संपूर्ण 40 की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के द्वारा किए गए कार्य का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं और आने वाला जो विजन हमारा है भविष्य का, उसको जनता के सामने रख रहे हैं और जनता उस पर मोहर लगाएगी, कमल के बटन पे जो है अपना बटन दबाएगी और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। इसके लिए हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। अब की बार 400 की पार होगी तो निश्चित तौर पर बिहार में 40 और देश में 400 के पार। तो सुना आपने क्या कुछ कहा दानिश इकबाल जी ने हमारे आने वाली लोकसभा को लेकर, आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।